हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आप लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का जो डेट निकला है वो 15 नवंबर से निकल रहा है। तो आज हम लोग आप लोगों को सेंटअप एग्जाम के लिए जो आप लोगों का हिंदी का सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो आप लोगों का सेंटअप एग्जाम होगा तो हिंदी के जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो इसी मॉडल पेपर से देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि एक भी आप लोगों का हिंदी का क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं छोड़कर आए। और आप लोग अगर चाहते हैं कि एग्जाम से पहले आप लोगों को अगर असली पेपर मिल जाए, तो आप लोग ना हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को एग्जाम होने से पहले आप लोगों को असली पेपर मिलेगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो है ना क्वेश्चन हिंदी का, वह इस प्रकार से कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है। कह रहा है कि जाति प्रथा जो है वह हमारे भारत में प्रमुख कारण क्यों बनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कि बेरोजगारी। कौन सा हो जाएगा? तो बेरोजगारी। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो अगर आप लोगों को याद नहीं तो आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। जो विष के दांत शीर्षक कहानी है, उसमें सेन साहब ने एक नई गाड़ी खरीदी थी ना, तो पूछ रहा है कि नई गाड़ी की मतलब रंग कौन सा था। तो मैंने बताया आप लोगों के कौन सा था, तो वह था काली रंग के। किस रंग का? तो काली रंग का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी विष के दांत से ही है। विष के दांत से ही है क्या कि खोखा किसको कहते हैं। खोखा हम लोग किसको कहते हैं? वही विष के दांत में। तो वह जो होता है वह सेन साहब का बेटा होता है। तो उसका असली नाम क्या होता है? तो होता है कासू को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कासू को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, वह है कि भारत से हम क्या सीखे। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो ये मैंने बता ही दिया है कौन से है। तो भारत से हम क्या सीखे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो मैक्स मूलर। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं ना, और अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन याद नहीं किया ना, तो आप लोग याद करते चलेगा। ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। यानी मैक्स मूलर ने किस भाषा को विश्व की सबसे पुरानी भाषा कहा है। तो किसे कहा है? तो वह कहा है संस्कृत को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। द्विवेदी जी जो कहते हैं ना कि नाखून क्यों बढ़ते के लेखक है ललित निबंध के। तो पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था ना, वह हुआ था यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 में है ना, वह है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कह रहा है कि अक्षर कथा जो है ना, ये पुस्तक यह किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अक्षर कथा जो पुस्तक है ना, ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो आप लोग कहिएगा गुणाकर मूल्य। तो गुणाकर मूल्य जी कौन से लेखक है? तो वह अक्षर कथा के भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है जो बहादुर चैप्टर है ना, उसी से है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। यानी कि जो बहादुर अमरकांत जी के घर में थे, तो वहां पर चोरी का आरोप उस पर लगता है। तो कितने रुपए चोरी का आरोप लगता है, यही पूछा गया। तो कितने रुपए का लगता है? तो ये लगता है 11 रुपये का। मैंने आपको चैप्टर वाइज में करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। अब पूछा गया कि भारतीय लिपियों की कहानी के पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। तो मैंने बताया था कि अक्षर कथा और नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य जी। तो इसका भी कौन है? तो वह गुणाकर मूल्य जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है
कि बिरजू महाराज है किस कला से संबंधित है। जो जीत जीत मैं निखरत हूँ चैप्टर है उसमें बिरजू महाराज का अच्छा से तैयार किया गया है, तो उसी से कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो ये तो बहुत ही इजी है कि वो किससे से, तो नृत्य कला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य कला से। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आबनियो क्या है। आबनियो जो है वह क्या है, क्या प्रसिद्ध शहर है, प्राचीन शहर है, छोटा शहर है, या इनमें से सभी। तो आबनियो क्या है, तो आबनियो जो है ना वह है प्राचीन शहर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राचीन शहर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि मछली घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया। जब मछली लाते हैं पिताजी खरीद कर बाजार से, तो उसके बाद बच्चों उसे क्या करते हैं, तो यही पूछा गया है। तो उसे क्या करते हैं, तो उसे बाल्टी में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी। मैं सभी को आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। यानी जो बालाजी मंदिर जो काशी में है वह किस घाट पर स्थित है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो वह जो है ना वह है पंचगंगा घाट पर गए। कहां पर है, तो वह है पंचगंगा घाट पर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है, मतलब क्या कि लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति आप लोगों के गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है, तो उसके लेखक कौन है, तो वह है महात्मा गांधी जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। जो टॉल्स्टॉय थे वह किस देश के साहित्यकार थे, यही आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो टॉल्स्टॉय थे ना वह थे रूस के। किसके थे, तो रूस के साहित्यकार थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस के। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है यह आप लोगों के पद खंड से स्टार्ट हो चुका है कि जो नर दुख में दुख नहीं मान किसके लेखक की कृति है। मतलब कि जो नर दुख में दुख नहीं माने यह किस लेखक की कृति है, मतलब कि कौन से लेखक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वह गुरु नानक जी का है। किसका, तो गुरु नानक जी का। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। यानी कवि ने किसे माली और मालिन किसे कहा है, यही पूछा गया है। तो किसे कहा है, तो वह कहा है कृष्ण और राधा को कहा है। किसे कहा है, तो कृष्ण और राधा को कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा गया है। प्रेम का पीर का कवि किन्हें कहा गया है, यही पूछा गया। तो किन्हें कहा गया है, तो वह कहा गया है घनानंद को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घनानंद को। और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे, तो आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। मतलब कि आजकल हमारे इंडिया में कौन से भाषा को लोग बोलना पसंद कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, किसको, तो अंग्रेजी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर पढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कि भारत माता किस कवि की रचना है। जो भारत माता कविता है इसके लेखक कौन है, तो बहुत ही सिंपल है, कौन है, तो वह सुमित्रा नंदन पंत जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग एग्जाम देने से पहले ना सभी आप लोग कविता और जो गद्य खंड है उन सभी के लेखक और उनके कविता के जो कवि है उन सभी को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर पढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज देवता कहाँ मिलेंगे। मतलब जो रामधारी सिंह दिनकर हमारे बिहार से थे उनके अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे आज का। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कहानी में कहते हैं कि वह खेतों खलिहानों में मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था। हिरोशिमा जो है जिसमें अज्ञे जी ने लिखा है वह पूछा है कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था।
तो सूरज जो निकलता है वह निकलता है नगर के चौक पर। कहाँ? तो नगर के चौक पर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 में कि कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है। आत्मजयी जो है वह किस प्रकार का काव्य है, ठीक है। तो उनका जो आत्मजयी है ना वह है प्रबंध कोय काव्य, ठीक है। कैसा है? तो प्रबंध कोय काव्य। क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 24 में दिया हुआ है कि वीरेंद्र अग्रवाल किस अखबार के संपादक कई सलाहकार थे। जो वीरेंद्र अग्रवाल जी थे वह किस पत्र के संपादकीय के सलाहकार थे। तो यह भी बहुत ही सिंपल है, किसके थे? तो वह अमर उजाला के थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इन सभी को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि अंग में बालक जो ये होता है सुनना को क्या कहा जाता है। जो ये दशमलव जैसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है ना वो कहा जाता है बेटा को, ठीक है। और अंग को क्या कहा जाता है? तो अंग को माँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि लौटकर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेतों की चर्चा है। यानी लौटकर आऊंगा फिर जो कविता है उसमें किस फसल की चर्चा किया गया है। तो उसमें जो फसल की चर्चा किया गया है वह है धान के। किसका है? तो धान का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 27 में दिया हुआ है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। ये तो बहुत ही सिंपल है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। तो यह सिंपल है, किसका है कवि की रचना? तो यह है रेरन मारिया रिल्के के। किसका है? तो रेरन मारिया रिल्के के। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि लक्ष्मी किसके घर पर काम करके अपना गुजारा चलाती थी। जो लक्ष्मी थी वह किसके घर पर अपना मतलब घर चलाने के लिए काम करती थी। तो वह कहाँ काम करती थी? तो ये मैंने आपको चैप्टर वाइज में करवाया है। कहाँ? तो वह तहसीलदार के यहाँ करती थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तहसीलदार के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 29 तो बहुत ही सिंपल है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। बहुत ही सिंपल है कि मंगम्मा जो थी जो दही बेचती थी उसके पूछ रहा है कि पुतो यानी जो बहू थी उनका नाम क्या था। तो बहू थी क्या था? तो नजम्मा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नजम्मा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 में है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यानी जो माँ कहानी है इसके लेखक कौन है, यही सिंपल पूछा गया है। तो माँ के लेखक कौन है? तो वह है ईश्वर पेटलीकर जी। कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 में है कि मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। मंगू को किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। और ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो आप लोग सभी को याद करते चलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किस में भर्ती करना चाहते थे? तो पागलों के अस्पताल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि पापाती को कौन सा रोग था। पापाती जो थी उसको कौन था रोग था, यही पूछा गया है। तो उसे जो रोग था ना वो था मेनिंजाइटिस। कौन था? तो मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि वल्ली अमलाल की पुत्री कौन थी। वल्ली अमलाल की पुत्री कौन थी, यही पूछा गया है। तो वल्ली अमलाल की जो पुत्री थी ना वह थी पापाती। कौन थी? तो पापाती। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पापाती। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 34 में कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी जो ये कहानी दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि प्रमुख पात्र इसमें कौन सा है। तो इसमें जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? तो वह है सीता। कौन है? तो सीता। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता।
क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा से अनुदित कहानी है। यानी धरती कब तक घूमेगी, ये जो कहानी है मतलब किस भाषा से ट्रांसलेट किया गया है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो धरती जब तक घूमेगी ना, ये किस भाषा से है ट्रांसलेट, तो यह है राजस्थानी से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थानी। क्वेश्चन 36 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 36 में दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराजा डॉट साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। ठीक है, मतलब पंडित बिरजू महाराज जी कितने वर्ष के थे तब उनके पिताजी का जो है ना वह देहांत हो गया था। ठीक है, यही पूछा गया है। तो ये मैंने बताया था कि वह कितने वर्ष के थे, तो वह थे 9.5 साल के। ठीक है, 9.5 साल के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 37 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 37 में कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जब मैंने आपको बताया था कि भारत से हम क्या सीखे, तो इसमें यह क्वेश्चन करवाया था। और भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर को कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्स मूलर को। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है। ये तो बहुत ही सिंपल है। जो आप लोग हिंदी लिखते हैं और हिंदी पढ़ते हैं वह किस लिपि मतलब कौन सी लिपि में रहता है, यही पूछा गया है। तो कौन सी लिपि में रहता है, तो यह रहता है देवनागरी लिपि में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 39 इस प्रकार से है कि ललित निबंध है। ललित निबंध कौन सा है, मतलब कि जो विधा होता है कोई भी कहानी या कोई भी निबंध का, मतलब वही पूछा है कि ललित निबंध कौन सा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये मैंने चैप्टर वाइज में बताया था क्या कि यह ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वायरल जो होता है ना उसका सबसे पहले सॉल्यूशन यहीं पर दिया जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की। यानी जो बहादुर के लेखक है ना अमरकांत जी, तो अमरकांत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी, यही पूछा गया है। तो वह जो प्राप्त करते हैं ना वह करते हैं बलिया से। कहां से, तो बलिया से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया कि 3 बेटे की माँ है। 3 बेटे की माँ कौन सा है, क्या मंगम्मा 3 बेटे की माँ है, क्या सीता है, क्या लक्ष्मी है, या पापायती है। ठीक है, यह पूछा है कि 3 बेटे के माँ कौन है। तो 3 बेटे का जो माँ है ना वह है सीता। कौन है, तो सीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीता। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। यानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सा पाठ लिखा है, तो वह है जनतंत्र का जन्म। कौन सा, तो जनतंत्र का जन्म। और हिरोशिमा किसने लिखा है, तो अज्ञे जी ने लिखा है। भारत माता किसने, तो सुमित्रानंद पंत जी ने। और मछली किसने लिखा है, तो विनोद कुमार शुक्ल ने। तो मैंने चारों बता दिया, तो आप लोग सभी को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ। यानी बिरजू महाराज जी को कब संगीत अकादमी का अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उनको जो ये अवार्ड प्राप्त हुआ था जब वह कितने वर्ष के थे, तो वह थे 27 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में, तो 27 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है ना वह इस प्रकार से कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। यानी जो सिख धर्म के सबसे पहले गुरु नानक जी थे, तो उनके पत्नी का नाम क्या था, तो गुरु नानक जी के पत्नी का जो नाम था ना वह था सुलक्षणी। क्या था, तो सुलक्षणी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुलक्षणी।
क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह क्यों नहीं है? ठीक है, इसका पूछा गया है। क्या भेदभाव के कारण नहीं है, क्या शोषण के कारण नहीं है, क्या गरीबी के कारण नहीं, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 46 है इस प्रकार से कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन जो था उसके लिए जो था ना बेटा, जो सेन साहब का जो नौकर था, उसी का पूछ रहा है कि बेटा मदन के लिए खाने के लिए क्या मामूली था। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या कि वो फटकार जो है ना वह बार बार, और मार भी क्या है कि वो मार बार बार खाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मार। ठीक है, वो उसके पिताजी है ना उसे बार बार मारते थे। क्वेश्चन 47 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 47 में दिया हुआ है मैक्समुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। यानी मैक्समुलर जो भारत से हम क्या सीखे के लेखक है, और कालिदास के किस भाषा को जर्मन में ट्रांसलेट किया है, वही पूछा गया है। ठीक है, तो वह कौन से बुक का करते, तो वह जो करते हैं ना बुक का ट्रांसलेट, वह करते हैं मेघदूत का। किसका करते हैं, तो मेघदूत का। आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सके, क्योंकि यह बेबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। यानी जो बहादुर चैप्टर है जिसके लेखक कमरकांत जी है, तो बहादुर का पूछा है कि पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का जो पूरा नाम है यह बहुत ही सिंपल है, कौन है, तो है दिल बहादुर। क्या है, दिल बहादुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। यानी परंपरा का मूल्यांकन जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी है, तो पूछ रहा है कि मतलब वो कौन सी विद्या है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन में आपको बताया कि परंपरा का मूल्यांकन की कौन सी विद्या, तो यह है निबंध है। यह क्या है, तो यह निबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद जो 50 क्वेश्चन बचेंगे हिंदी के, उसको मैंने इसके अगले वीडियो में करवाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विलनोवा क्या है, विलनोवा क्या है। ठीक है, विलनोवा क्या है, क्या एक शहर है, एक छोटा गांव है, एक नदी है, या एक झील है। यही आप लोगों से पूछा गया कि विलनोवा क्या है। तो विलनोवा जो है ना यह एक शहर है। क्या है, तो यह एक शहर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये एक शहर है। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोग इस पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है।